दुआएं दी थी और तेरा ये वचन आ गया, उस दिन तू ले लेना, मेरे से इसका भुगतान ले लेना। वही बात इस कागज पे लिख रखी है, 2 रुपए देने का वचन किसने दिया? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने। अब इसका मतलब यह है कि ये 2 रुपए का वचन है, तो फिर ये 2 रुपए नहीं है, इसके बदले में मिलेंगे 2 रुपए। तो वो 2 रुपए कौन से हैं, ये पता करने के लिए 17 साल लगे हैं। समझ लो कितनी मेहनत करी होगी। इतने सवाल, इतने कागजात, इतने पत्र लिखे हैं सरकार को और आरबीआई को, और इतनी खोज करी है, पता 17 साल में समझ आया कि ये सांग क्या है। इस पे ये 2 रुपए जो लिखा है, ये 2 रुपए कौन से हैं। इस पे गवर्नर ये कह रहा है कि अगर सुनील के पास ये 2 का नोट है या ये कागज है, तो वो मेरे पास लेके आए और 2 रुपए ले जाए। तो हमें यह समझना है, यह पता करना है कि वो 2 रुपए कौन से हैं जो इसके बदले में मिलेंगे। पिछले 80 साल में किसी ने भी रुपए की बात नहीं उठाई। एक आदमी ने उठाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसका पता नहीं लगने दिया। मोदी ने बार बार बड़े बड़े मंचों से कहा, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खोलेंगे, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आए सुभाष चंद्र बोस का सू भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? सुभाष चंद्र बोस खुलते ही रुपया खुलता है, क्योंकि रुपए की फाइल खुलती है, और रुपए की फाइल खुलते ही पूरा का पूरा षड्यंत्र खुलता है और सारा सिस्टम धराशायी होता है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि रुपया क्या है। जब ये पूरी खोजबीन चल रही थी तो 2 कानून निकल के आए जी। कानून निकल के क्या आए? 1882 का एक कानून निकल के आया, पेपर करेंसी एक्ट। यानी जो कागज छपते हैं ये कैसे छपेंगे, इसके नियम निकल के आए 1882 के कानून में। दूसरे नंबर पे दबाइए जिसको, एक निकल के आया 1906 का कानून। 1906 का कानून निकल के आया सिक्का कानून। उसमें पता चलेगा ये जो सिक्के छपेंगे, रुपए छपेंगे, ये कैसे छपेंगे। तो उसे 1906 के जो कानून ने जो बताया है, उसने बताया कि रुपया क्या है। समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रही है? अच्छा, एक चीज और, अगर ये रुपया है 50% चांदी वाला, तो फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया। अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी लोहा और ये कागज। और अगर कागज रुपया है तो ये बाकी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर ये बैंक कह रहा है कि सारे रुपए हैं, इसका मतलब जिस चीज से रुपया बना है वो मटेरियल रुपया नहीं है, यानी कागज रुपया नहीं है, लोहा भी रुपया नहीं है, आधी चांदी और पूरी चांदी रुपया नहीं है, रुपया तो कुछ और है। तो रुपया क्या है? तो उस कानून ने बताया रुपया है एक स्टैंडर्ड, रुपया एक मानक है, सिद्धांत है वो। जैसे अब मैं हूं, मेरे को बैठे हुए ये प्रकृति ने, परमात्मा ने जो शरीर की संरचना बना रखी है, इस शरीर की संरचना के अनुसार इस शरीर का नाम है लड़का। क्या मेरे शरीर को कोई लड़की कह देगा? क्योंकि वो संरचना ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। और अगर एक कोई बच्ची खड़ी है, कोई लड़की खड़ी है, उसके शरीर को कोई कह दे कि ये लड़का है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने जो नियम सेट किए हैं वो सर्वमान्य सत्य हैं, कभी बदलते नहीं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में एक मानक है किलोग्राम का। अमेरिका में जाओ तो भी 1000 ग्राम का 1 किलो है, पाकिस्तान में जाओ तो भी 1000 ग्राम का, चीन में जाओ तो भी 1000 ग्राम का। पूरी धरती पे कहीं भी अगर जाओगे तो 1000 ग्राम का 1 किलो है। अच्छा, अमेरिका ये कह दे कि भाई मेरा किलो तो 1100 ग्राम का है और गेहूं लेना शुरू कर दे हमसे, तो क्या होगा? फालतू गेहूं जाएगा और पेमेंट कम आएगी, क्योंकि गेहूं ज्यादा चला गया और पेमेंट उसने किलो के हिसाब से दी। तो आदमी दोनों तरीके से लूटेगा, लेते टाइम कम मिलेगा, देते टाइम
ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर एक पल के लिए भी कोई ये कहता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऊपर नीचे है पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है शोषण शुरू हो जाएगा। शोषण ही तो है, लूट शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से किलोमीटर, 1000 मीटर अमेरिका का, चीन का, पाकिस्तान का, स्विट्जरलैंड का, कहीं का भी हो, भारत का, वो सब एक जैसा है। तो जैसे किलोमीटर, किलोग्राम एक जैसे हैं, स्टैंडर्ड है, वो कभी बदलते नहीं। अच्छा, एक चीज और ध्यान करी होगी आपने कई बार फेरी लगाने वाला है ना, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उनका बाट खूज है, बट्टा किलो का, आधे किलो का, कई बार वो उसकी जगह क्या रख लें, ईंट रख लें, पत्थर रख लें। हम उसको पूछ लें भाई ये क्या रखा है, कितने वजन का है, तो बता देगा भाई आधे किलो का है, आधा शेर का, 1 शेर का है, 1 किलो का, आधा किलो का। तो बोले तोल लें, तो वो किसी भी दुकान पर अगर तुलवा दे और वो वजन पूरा मिले, तो अपन उसके बराबर में चीज लेने में कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब ना तो किलो लोहा है, ना किलो ईंट है, और ना किलो पत्थर है, ना किलो लकड़ी है। वो एक मानक है जी, उस बराबर के वजन का मानक है, चाहे वो वजन किसी भी चीज का हो, है कि नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने बहुत बार मेरी दादी को और मेरी माँ पिताजी को देखा, अगर घी तोल रहे हैं तो एक बार गेहूं तोल के लिया 1 किलो, और गेहूं का वो पैकेट बांध रखा है, ले भाई 1 किलो तोल दिया। अब वो कितने दिन तक तोलते रहो 1 किलो, कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही पूरी दुनिया में जैसे किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है, किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है, ऐसे ही रुपया एक स्टैंडर्ड है। वो चाहे कागज का हो, चाहे वो लोहे का हो, और चाहे वो चांदी का हो। तो उस कानून ने बताया 1 रुपये का जो स्टैंडर्ड है वो है, 1 रुपया किसी भी चीज का बना हो बराबर है 777 मिलीग्राम सोना, 24 कैरेट। ये बात सुनते ही सब ऐसे देखने लगते हैं क्या हो गया, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। 777 मिलीग्राम का मतलब है लगभग 0.25 ग्राम से ज्यादा सोना, 1 रुपया। तो अगर ये कागज का नोट जो पर्ची है 2 रुपए की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नर ने यह कह रखा है 777 मिलीग्राम के 2 रुपए मिलेंगे सुनील को अगर इसके बदले में लेगा तो। लेकिन मिल रहे हैं क्या? क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें जानकारी नहीं। मेरे बुजुर्ग ने जब ये कागज लिया था, किसी बुजुर्ग ने, तो उसने रिजर्व बैंक में 2 रुपए रखे थे 777 मिलीग्राम के, तो उसने मुझे पर्ची दी थी। अरे जब आड़ती के 200 लीटर तेल की पर्ची पेट्रोल पंप वाले मालिक के पास जाएगी, तभी तो उसको वो 200 लीटर तेल देगा। जब उसने मुझे पर्ची दी है, उसने पर्ची तभी तो दी जब उसने मेरे से 2 रुपए लिए सोने के। और ये कानून बता रहा है। हमने 1000 केस लगा चुके हैं बैंकों में और सरकार में, कहीं किसी को जवाब नहीं आ रहा। एक बैंक भी जवाब नहीं दे रहा। जो लट पड़े हैं ना हमें, ये इसीलिए पड़े। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने नीलाम कर दी 25-30 लाख रुपए में, और बाकी 20-30 लाख रुपए खिला दिए पुलिस वालों को। और जब हमारे साथियों ने विरोध करा तो उनको सीआईए वाले को बुला के और पीटे, और उन पे पता नहीं क्या क्या धारा लगा के अंदर कर दिए। हम गए तो 6 जने हम थे, फिर वो पिल दिया लट। ये तो गजब की चोरी है, गजब की तानाशाही है। मैं बात कर रहा हूं कानून की, मैं बात कर रहा हूं संविधान की, और लठ मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो बच्चों की जिंदगी बड़े खतरे में है भाई। अगर आप कल अपना अधिकार मांगोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस 2 रुपए के नोट में 2 टॉफी आ रही हैं, 2 टॉफी आई, और मिलना क्या चाहिए इसके बराबर में? आज सोने का रेट कितना है? हाँ जी, 1428 मिलीग्राम ना मैं ये कह रहा हूं 70,000 का 1 तोला है सोने का रेट, ठीक है। तो 1 तोले का रेट 70,000 है, 1 ग्राम का 7,000 के लगभग। 777 मिलीग्राम का रेट है लगभग 6,000। कौन से रुपए? ये कागज के।
समझ गए? तो कहने का मतलब यह है, मेरा जो रुपया है उसकी कीमत है 777 मिलीग्राम। 1 रुपया रिजर्व बैंक का, जिसकी कीमत है, मेरे 1 रुपए की जो सोने की कीमत है उसके बराबर में मिलेंगे 6000। यानी इसके बराबर में जो, मतलब सोने के बराबर में जो अपना 1 रुपया, 1 रुपए के बराबर में मिलना चाहिए अपने को 6000 की चीज, यानी 6000 टॉफियां। अब मिल रही कितनी है? 1। इसका मतलब आपको कितना लूटा गया? 6000 गुना। अगर आपको 1 किलो चीज मिलनी थी तो आपको 6000 किलो मिलनी चाहिए थी। इतना लूटा है आपका सिस्टम। अच्छा, आपको 50,000 रुपए अपने वाले, असली वाले मिल जाएं तो आपको परेशानी रहेगी जिंदगी में। अच्छा, फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी, फिर एमएसपी की जरूरत पड़ेगी। इस खेल ने ना, इस चोरी ने पता क्या किया है? हम पीछे 2 महीने पहले राजस्थान में थे। जो राजस्थान 20 साल पहले अपनी औरतों के पूरे शरीर को सोने और चांदी से लादे रखता था, आज उनका पूरा शरीर प्लास्टिक से भरा पड़ा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती हमारे लिए, क्योंकि सारा सोना लूट गए, बैंक लूट गए ना। गोल्ड लोन हाई, गोल्ड लोन हाई, गोल्ड लोन लेके सब ले गए। और आपको गोल्ड लोन के, गोल्ड के बदले में क्या देते हैं? कागज। अरे होना चाहिए उल्टा। हमने पूछा कि भाई देश पे कर्जा कितना है, तो बताया, अभी मोदी जी ने बताया था थोड़े दिन पहले, 205 लाख करोड़। हमने पूछा कि देश में नोट कितने हैं, मुद्रा, करेंसी जो हम लेन देन करते हैं, उन्होंने बताया 34 लाख करोड़। अच्छा, 34 लाख करोड़ की मुद्रा पूरा देश वापस भी कर दे तो कर्जा छूट जाएगा, कर्जा खत्म हो जाएगी। बताओ, सारा पैसा जितना बैंकों ने, सरकार ने लोगों को दिया है, वापस भी अगर कर दे तो केवल 34 लाख करोड़ ही खत्म होगा। तो 171 लाख करोड़ कहां से खत्म होगा? 171 लाख करोड़ में आपकी जमीनें, आपके पशु, आपकी जायदाद, आपका सामान, आपका घर, सब कुछ छीनने वाले हैं ये। और एक हंसने की बात यह है, सीरियस होकर समझना, बात हंसने की है। एक बैंक जो कई हजार करोड़ रुपए का लोन बांटता है, वो खुद किराए पे बैठा है। पूरी दुनिया में एक भी बैंक अपनी जमीन पे नहीं है जी। तो ऐसा क्या खेल है जो दूसरों को घर और बंगले दिलवा रहे हो और उनकी 1 इंच जमीन अपनी ना हो? तो कुछ तो खेल है ना। हमने ये सवाल पूछे थे, और जब बैंक वालों को पूछा कि बताओ जी हमारा रुपए की असली, आपने असली रुपया दिया कि नकली रुपया दिया, ना तो वो असली कहते और ना वो नकली कहते। असली कह दें तो हम बता देंगे बताओ कहां दिया था, असली सोना तो दिया ही नहीं। और कह दें नकली दिया तो 420 में खुद फंस जाएंगे, नकली ही दिया है, क्योंकि कह ही नहीं सकते। अगर आपके ऊपर, आपको अगर ये नोट मिले हैं 1 करोड़ के, 1 करोड़ कर्जा मिला इन नोटों का, चाहे फोन में आ जाओ, बात एक ही है, ये नोट मिले हैं, ये डिजिट मिले जो फोन में नंबर आएंगे। मेरे 1 रुपए की कीमत है, सोना कितना? 777 मिलीग्राम। और वो कितने नोटों में आएगा? ऐसे ऐसे 6000 रुपए के नोटों में। ठीक है, 1666 रुपए का कर्जा है आपके ऊपर, अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपया दिया है तो। हमने ये सब, जनता सरकार मोर्चा में सबसे पहला केस मेरा था। और मैंने जिस दिन ये कागज डाले थे, जो एप्लीकेशन दी थी, बैंक वालों की हालत खराब है। पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने वकील के माध्यम से मुझे नोटिस भिजवाया, मैंने उसका नोटिस पे लगा के और वकील को भी दे दिया और बैंक को भी दे दिया। उस दिन के बाद वकील बंद, चुप, उसको सांस नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे को फिर नोटिस भेजा, मैंने अपने 50-40 साथी खड़े करके
और बैंक के बाहर धरना रखवा दिया। अब उस बैंक मैनेजर की तो हालत खराब, पूरा लाल मुंह, चेहरा एकदम फटने को हो रहा। अरे भाई तू मेरा सवाल का जवाब दे दे, पैसे ले ले, ऐसे क्यों लाल हो रहा है? उस दिन के बाद आज तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बोला यार सुनील पैसे दे दे, मैंने बोला दे दूंगा। बोला कि आज उसमें एक डीआरटी इन्होंने एक वो बना रखा है, डीआरटी बना रखा है ना, जहां पे ये सेटलमेंट करवाते हैं। चल यार 10 लाख नहीं है तो 5 दे दे, 1 करोड़ नहीं है तो 20 दे दे, 20 लाख दे दे, इस तरीके से सेटलमेंट करवाते हैं डीआरटी। बोला कि डीआरटी में आ जा। मैं बोला मैं डीआरटी में नहीं दिया करता, एक फुट्टी कौड़ी भी, कोर्ट में आ जा, सारे दे दूंगा। अब उसको ये पता ही नहीं था कि तू फंस गया। उसने मेरा केस कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट में केस जा नहीं रहे थे, अब कोर्ट में अब चालू है। अब पता चलेगा कि मजेदार मंजर कितना आया। हम ये चाहते हैं हर गांव से ऐसे बहुत सारे लोग निकलें, और आपके लिए तो बड़ी बात है क्योंकि छोटा गांव है, बड़ा आसानी से हो जाएगा काम। अभी हम जा रहे हैं 16, 17, 18, 19 को गंगानगर, वहां पे हमने 10 गांव तैयार कर लिए हैं। 10 गांव के लोगों ने और खासकर वहां की महिलाओं ने, क्योंकि ये छोटे छोटे लोन बांट रखे थे, परेशान हो चुकी थी, डेली बेइज्जती हो रही थी, बैंक वाले बेइज्जती करके जा रहे थे। हम वहां पे चले गए, एक दबंग बहन जी मिल गई, सरपंचनी थी, उसने पूरे गांव के को इकट्ठा कर दिया, लगभग 250-300 लोग इकट्ठे हो गए और बात समझ आ गई उनको। अब उन्होंने हम गए दोबारा, जब हम 10 गांव में मीटिंगें करवाई, अब 10 गांव को इकट्ठा करके लगभग 500-700 लोगों की 3 दिन की ट्रेनिंग है। और उन 10 गांवों में अब एक बड़ा प्लान ये बना है जो आप लोग कर सकते हो। कोई कागज नहीं लगाना पड़ेगा, ना कोई धक्के खाने, ना कोर्ट जाना, ना कचहरी जाना। करना क्या है, ग्राम सभा नाम की एक चीज है, पंचायत नहीं, ग्राम सभा। पंचायत होती है चुनी हुई, ग्राम सभा होती है गांव का हर आदमी उसका सदस्य है, आम लोग। ग्राम सभा इकट्ठी हो जाए, यानी ग्राम सभा करो, ग्राम सभा में कोई भी आ जाए, कम से कम 11 लोग होने चाहिए, पूरा गांव हो जाए तो और अच्छा, क्योंकि वो मुद्दा सबके पास जाए। ग्राम सभा इकट्ठी होकर एक लेटर लिखेगी राष्ट्रपति को कि हमारा ये सवाल है, बैंक वालों के प्रति और आरबीआई के प्रति हमारे ये सवाल है, क्योंकि 73वें संशोधन में ग्राम सभा को ये मतलब गजब का की पावर दे के गए थे राजीव गांधी। वैसे तो लुट्टा सब ने है, लेकिन उस आदमी ने एक तगड़ा काम कर रखा अपने लिए, जो अब अपने लिए मतलब बड़ा हथियार बन के आएगा। उसने ये कहा कि भी अगर ग्राम सभा लिख के दे दे कि कल मेरे गांव में प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा। मतलब जो लिख दिया ना ग्राम सभा ने वो होगा। इतनी ताकत है गांव की। क्यों? क्योंकि गांव अगर ये कह दे कि अगर ये कल गांव का देश का प्रधानमंत्री मेरे गांव में नहीं आया तो परसों के बाद हम उसको घुसने नहीं देंगे, तो घुस नहीं सकता वो, अगर गांव इकट्ठा हो जाए तो। मेरे अभी हरियाणा में कई गांवों ने सीधा कह दिया वोटिंग नहीं करेंगे, एक वोट नहीं डाली, तो इसका मतलब उन्होंने सबका बहिष्कार कर दिया, तो कल उनके गांव में कोई आ नहीं सकता, तो उनको जाने के लिए उनकी माननी पड़ेगी। तो ग्राम सभा की इतनी ताकत है। हम जो उन 10 गांवों में कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ग्राम सभा करेंगे और अलग अलग गांव का एक एक लेटर लिखवाएंगे राष्ट्रपति को, पीएमओ को। अब उनकी मजबूरी है, जिन सवालों के जवाब वो नहीं दे रहे अकेले अकेले आदमी को, अब ग्राम सभा के सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। और बाहर ये लिखवा देंगे, जब तक सवालों के जवाब नहीं, कोई भी बैंक वाला गांव में घुस ना जाए, अपनी जान माल की हानि का नुकसान उसका खुद का होगा। बोर्ड लगा देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन गांव के किसी भाईचारे का, मित्र का, आड़ती का, रिश्तेदार का एक पैसा नहीं रखना। बैंक का जितना भी है वो आप इस माध्यम से कर देंगे। कारण क्या आया देखो, सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई ना, जिस दिन से खेती चौपट हुई ना, ये जो मेरी बड़ी पीढ़ी बैठी है मेरे पिताजी की उम्र वाली, इन्होंने एक बात कहनी शुरू करी। 3 दिन की ट्रेनिंग में हम इसको डिटेल में करते हैं कि भाई इन खेत के डड़ा में कुछ नहीं। अपनी अगली पीढ़ी को हर किसी ने बोला डड़ा में कुछ नहीं है, घाटा ही घाटा है, 2 अक्षर पढ़ लो, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी,
गुजारा हो जाएगा। किसान ने अपने बच्चे को निकाल दिया तो खेती में तो मशीनें बड़ी बड़ी आ गई, तो लुहार का औजार बिकना बंद हो गया। पहले फाड़ी बिकती थी, कस्सी बिकती थी, खुरपी बिकती थी और बिकने बंद हो गए, कसौले बिकते थे। अब जब वो बिकना बंद हो गया तो लुहार का काम बंद हो गया। तो लुहार वाले ने बोला, बेटे इस लोहे में लोहा मार का कुछ नहीं होना, तू भी निकल नौकरी की तरफ। फिर वो जब बहुत बड़ा वर्ग जब शहर में चला गया तो फिर क्या होया पता है, फिर उन्होंने टेलीविजन लिया। टेलीविजन पे सबसे ज्यादा विज्ञापन आया किसका? फ्रीज का। ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक रखो, एक बार चीज रखो 1 हफ्ते तक सड़ी हुई खाओ लेकिन खराब नहीं होंगी। आए विज्ञापन। अब वो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, अपनी माँ के पास आके बोला, क्यों इन मटकिया में परेशान हो रही है, फ्रीज ला दूं तेरे लिए। अब उसके घर में फ्रीज आते ही मटका गायब, तो मटका गायब तो कुमार भी गायब। तो कुमार वाला कह रहा भाई क्यों माटी में माटी हो रहा है, तू भी निकल। पूरा समाज नौकरियों की तरफ निकल पड़ा और आज किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही। अरे सबको वापस अपने गांव बुलाना पड़ेगा, बुजुर्गों, बच्चों को। बच्चे बड़े परेशान हैं। मैंने जब ये बात पिछले 3 साल बड़े बड़े मंचों से कही है कि जो बच्चा अपने गांव में 20-20 एकड़ का मालिक था और 2-2 हजार गज का उसका प्लॉट था, वो बच्चा जब गुड़गांव और फरीदाबाद और बड़े बड़े शहरों में गया है तो वो 10 बाय 10 के कमरे में पड़ा है, पीजी में। और वो कमरे पता कैसे हैं? उनमें हवा नहीं क्रॉस होती। कभी गए हो तो आप, उसमें अगर कूलर लग गया तो वो नमी अंदर ही अंदर सड़ा रही है उस कमरे को, और बीमार हो रहे हैं, और एक एक कमरे में 5-5 पड़े हैं। मैं ये बात कह रहा था अभी जिस दिन ये कांड हुआ, इस कांड के बाद दोबारा से फिर हम उसमें कोर्ट में जाने के लिए आए और 30-40 लोग थे, रात को रुकना पड़ गया। तो बोले कि पीजी में रुक जाएंगे, एक साथी के पास चले गए। जब उस पीजी में गए तो पीजी में 40-50 साथी उसने व्यवस्था करी, जो हमारा साथी था पीजी वाला। भाई साहब सुनिए एक बार, देखिए बड़ी सीरियस बात चल रही। तो सारे के सारे कमरों में कूलर थे, लेकिन नमी ने, वो जो नमी से बदबू आती है ना, कोई कमरा बंद रह जाए बहुत दिन तक, ऐसी बदबू आ रही कि आज ही सड़ा देगी। और मेरे वो 30-40 साथी जो सरात में रुके थे, तो भी था नहीं, वो उस दिन पूरी रात उन्होंने बैठ के काटी और सुबह कह रहे यार सुनील, जो तेरी 3 सालों में बात सुना थे ना, आज पता चला। अरे जो बच्चा 2-2 हजार एकड़ के एरिया में मिट्टी होके खेल रहा है, बचपन उसने काटा है, अब वो अपने बापू की इज्जत के लिए बोला नौकरी ना छोड़ दिए, इज्जत खराब हो जाएगी। चाहे वहां तो उसकी मिट्टी प्लीद, उसकी बरान माटी कैसे हो रही है उसको नहीं पता, लेकिन वो 10 बाय 10 के कमरे में कैसे जिंदगी काट रहा है वो तो वही जाने। तो वो जिंदगी पूरे समाज ने वैसी कर दी है ना। और पूरे समाज की जब जिंदगी ऐसी हो गई है, आज कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, नौकरियां हैं नहीं, वहां पर शहर में रोटी खाने नहीं है, रोटी की जगह कभी उसने समोसा खा के काट लिया टाइम, तो कभी पिज्जा खा के काट लिया, कभी बर्गर खा के काट लिया। उन तो वो नपुंसक होता जा रहा है क्योंकि बीमारियां आ रही हैं। दूध पी रहा है पैकेट का, वो नपुंसक कर रहा है, नमकीन खा रहा है वो जहर है। मतलब वो जो कर रहा है ना आपके घर से निकल के, वो सत्यानाश कर रहा है आपकी अगली पीढ़ी का। अगर आप उसकी तनख्वाह से काम नहीं चल रहा ना, और आपकी जमीन उसको खाने को नहीं दे रही, तो उसको लाके उसका गला दबा के खत्म कर दो। भाई मैं तेरे लिए इतना ही कर सकता था, क्योंकि वो वहां पे भी मर ही रहा है। मैं उन जवानों की जिंदगी को जब महसूस करता हूं ना, ओहो, शायद बोलते तो कुछ नहीं वो, पर क्या जिंदगी काट रहे हैं वो तो वही जाने। अरे जिसका बापू 20 एकड़ का मालिक है और कहीं कहीं 1000 एकड़ का घर है उसका, उसको किसी नौकरी की जरूरत है? आप एक काम करिए, एक दिन अपनी यूनियन का, जो अपना यूनियन है बड़ी, जितने भी साथी हैं इस एरिया के, उसमें बड़े स्तर पे अपनी यूनियन के कार्यकर्ताओं को बुला लो। उसमें 2 काम करेंगे, एक दिन पूरा 5-6 घंटे लगाएंगे। एक तो ग्राम सभा करेंगे और वो लेटर लिखेंगे सीधा, एक एक आदमी क्यों लिखे, पूरा गांव लिखेगा।
और जब गांव के लेटर जाएंगे तो इनकी तो जड़ें भी उखाड़ देंगे हम। कर सकते हैं ना भाई? जब एक मधुमक्खी 1 ग्राम के अपने बच्चे के लिए मरोड़ मार सकती है तो हम नहीं कर सकते क्या इतना काम? तो एक तो ग्राम सभा करें, ऊपर से वो जितने साथी आएंगे वो जागरूक साथी हैं। 3-4 घंटे लगेंगे खेती को समझने में कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार कैसे आए। जिस दिन बाजार से कट जाएंगे हम बच जाएंगे, जिस दिन जहर से कट जाएंगे उसी दिन बच जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की इस सभा में आपने बड़ी हिम्मत करी, मैं तो सोच रहा था, और कितनी मेहनत से आपने सुना है और इतना जागरूक हो गए। तो मैं ये निवेदन करता हूँ बुजुर्गों के बिना कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना तो हजारों युवाओं को पीछे आपके साथ खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप एक बार चलो बस। हम तो सर उधर से आए, बिसावर से। है जी? बिसावर से आए हम तो। कितनी दूर होगा? किसी भी हो, 50 किलोमीटर 50। ये जागरूकता का असर है। ये भाई जी कहाँ गए? वो मेरे ख्याल कई सौ किलोमीटर का है। ये भाई साहब भी दूर से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं आप सब बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे बराबर के भाई बैठे हैं, कि आप सब भाई जी एक मिनट, आप सब है ना एक टाइम सेट करो। है जी भाई? एक दिन फिक्स करो अपनी सारी यूनियन को बात करके। हाँ जी, हाँ, अपनी यूनियन से बात करके एक दिन फिक्स करेंगे और फिर उस दिन लेटर भी लिख देंगे ग्राम सभा का और खेती पे भी बात करेंगे। जिस दिन खेती पे। अच्छा एक चीज और आखिर में मैं इसको बंद कर रहा हूँ। खेती के लिए सर कभी बाद में मैं यहीं का लोकल हूँ, 3 घंटे की ट्रेनिंग, मैं कैसे बिना पैसे की खाद बनाना है गाय को। उसी पे बात करेंगे। क्या है कि जो खेती है, जो गड़बड़ आई है वो खेती में आई, खेती घाटे में आई, खेती में जहर आया, केमिकल आया, केमिकल आते ही फसल बीमार हुई, तो मिट्टी भी बीमार, फसल भी बीमार, फसल बीमार होते ही चारा बीमार, तो चारा बीमार होते ही पशु बीमार। सुनो एक बार ध्यान से सुनना, मिट्टी बीमार होगी, चारा बीमार हुआ तो फसल बीमार होगी, यानी पशु बीमार हो गए, और अनाज बीमार हुआ तो आदमी बीमार हो गया। आदमी के खर्चे बढ़े 3 गुना, मिट्टी के खर्चे, पशुओं के खर्चे और घर के खर्चे, बीमारियों के डॉक्टर के खर्चे तो बढ़ गए 3 गुना, आमदनी हो गई खत्म। तो किसान ने कहना शुरू किया, बेटे निकल घर से, 2 पैसे की दाढ़ी कर, काम चलेगा। अगर हम इसको उल्टा मोड़ दें, पहली बार पूरी पैदावार आ जाए, बिना केमिकल के आ जाए, तो खेती स्वस्थ, खेती स्वस्थ तो फसल स्वस्थ, फसल स्वस्थ तो पशु स्वस्थ, पशु स्वस्थ तो घर स्वस्थ, तो तीनों खर्चे खत्म। तो डॉक्टर का खर्चा नहीं, जितना पसीना बहाओगे वो अपनी जेब में है, उसकी जो कमाई आएगी। और फिर हम मांगने की उसमें नहीं आएंगे, फिर हम छीनने की उसमें आएंगे, अपने अधिकारों को छीनेंगे। मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलते। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना है, और मैं ये नौजवान भाई जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। आप सब तैयार हो जाओगे तो गांव के एक नहीं तो कई गांव भी तैयार हो सकते हैं जब अगली सभा करेंगे। तो फिर उस आसपास के बहुत गांव हैं, ये मतलब ये के प्रचार तक हो गए, कम इकट्ठे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, पर अब ये सब मतलब आप सब मिलके अब जाओगे तो हाँ। तो आप सब ने ध्यान से सुना, जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत